नमस्कार, मैं अनूप द्विवेदी आपका अपने YouTube चैनल RCI द स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत करता हूं। किसी शायर ने कहा है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तहान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तहान होता है। डरने वाले को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, लड़ने वाले के कदमों में जहान होता है। तो आइए, आपको लड़ना है और लड़ करके एक सीट छीननी है। मैंने पहले भी कहा कि कोई थाली में सजा करके आपको सीट नहीं देगा, आपको लड़ना पड़ेगा, आपको एक सीट छीननी पड़ेगी। इसके लिए कुछ भी करना पड़े, 12 घंटे 14 घंटे इस समय मेहनत करनी पड़े, आपको करना है। तो सीधे हम आपको अभ्यास प्रश्नों की श्रृंखला में जोड़ते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, प्रेमचंद की कौन सी कृति अंग्रेजों ने जब्त कर ली थी? टीजीटी का पूछा गया प्रश्न है। तो क्या उत्तर है? आपने पढ़ा है, बिल्कुल ऑप्शन मैंने नहीं लिखे हैं, सीधे आप उत्तर बताएंगे और हमारे उत्तर से आप मिलान करेंगे। तो क्या नाम है उसका? सोजे वतन। और ये प्रतियां जब्त करके अंग्रेजों ने जला दिया था। अगला है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, बिल्कुल प्रिय प्रवास। प्रिय इसमें कौन है? भगवान श्री कृष्ण के लिए आया है। प्रवास का मतलब बाहर जाकर के रहना। जब वो गोकुल वृंदावन छोड़ करके मथुरा चले गए तो प्रिय का प्रवास हो गया। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। एको रस करुण एव किसने कहा है? एको रस करुण एव किसने कहा है? भवभूति ने। किस कृति के लिए कहा है? उत्तर रामचरित में। राम की करुणा, राम की जो करुण विरह में, वेदना में जो जी रहे हैं, तो उन्होंने करुण रस को सभी रसों का रसराज कहा है भवभूति ने। उत्तर रामचरित इनकी प्रसिद्ध कृति है। फिर चंडी चरित्र किसकी कृति है? अगला प्रश्न है, चंडी चरित्र। चंडी चरित्र याद आया? चंडी चरित्र गुरु गोविंद सिंह की रचना है। गुरु गोविंद सिंह। फिर मेरे राम का मुकुट भीग रहा है के लेखक हैं? पढ़ा है? बिल्कुल सही उत्तर है आपका विद्यानिवास मिश्र। विद्यानिवास मिश्र। और इनकी अन्य रचनाएं हैं, चितवन की छां, कदम की फूली डाल, तुम चंदन हम पानी, मैंने सिल पहुंचाई। चितवन की छां इनकी है, मैंने सिल पहुंचाई, तुम चंदन हम पानी, सब विद्यानिवास मिश्र की रचना है। सफेद कौवा कहानी के लेखक हैं। सफेद कौवा कौन है? टीजीटी का ये भी प्रश्न है। उत्तर है मंजुल भगत। मंजुल भगत। और यह सन 1986 में प्रकाशित हुई। सन 1986 ईस्वी में प्रकाशित। फिर है, आलखंड के नाम से जाना जाता है। कुमार रासो, परमार रासो, कौन सा उत्तर सही होगा? आलखंड के नाम से परमाल रासो, बिल्कुल ठीक। और इसके रचनाकार कौन है? जगनिक। जगनिक। फिर अगला है, अष्टयाम किसकी रचना है? तो अष्टयाम, जब ऑप्शन दिया है उसको देख करके आपको करना। मैंने ऑप्शन यहां लिख दिया क्योंकि अष्टयाम इन ऑप्शन के अतिरिक्त भी किसी ने लिखा है, अभी चर्चा करते हैं। तो पहला ऑप्शन है सेनापति, देव, भूषण, पद्माकर। तो क्या उत्तर होगा? देव। और इसके अतिरिक्त अष्टयाम नाभादास की भी है। नाभादास की रचना है
इसमें भगवान श्री राम के 8 पहर की जो सेवा होती है, जो दास सेवा करता है, उठाना, जगाना, सुलाना, कलेवा, स्नान, ये सब जो सेवा है 8 पहर की, उसे इंगित किया है, उसे लिखा है। अष्टयाम तो नाभादास की भी है। और यहाँ ऑप्शन में आप देख रहे हैं सेनापति देव भूषण पद्माकर, तो आपका उत्तर होगा देव। ठीक। अगला है गंगा लहरी किसकी रचना है? अब गंगा लहरी के भी रचनाकार कई हैं, तो आज ऐसे प्रश्न टीजीटी के रखे हैं जिनके एक से अधिक रचनाकार, 1-2 प्रश्न हैं इस तरह के। तो गंगा लहरी और रस गंगाधर, गंगा लहरी और रस गंगाधर, रस गंगाधर, ये संस्कृत में पंडित राज जगन्नाथ, पंडित राज जगन्नाथ की रचना। इसके अतिरिक्त रत्नाकर ने भी गंगा लहरी लिखी है। गंगा लहरी किसने और लिखी है? रत्नाकर ने। और पंडित राज जगन्नाथ की जो गंगा लहरी संस्कृत में है, उसका पद्यानुवाद किसने किया है? बिल्कुल पद्माकर भट्ट ने, पद्माकर ने किया है। ठीक है, तो इस तरह से 3 जो है इसके रचनाकार हो गए। अब जैसा ऑप्शन में रहे वैसा ही आपको उत्तर लिखना है। फिर हिंदी का सर्वप्रथम गीत नाट्य है, तो हिंदी का सर्वप्रथम गीत नाट्य करुणालय को माना जाता है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। और इसी क्रम में आगे धर्मवीर भारती ने अंधा युग लिखा है, महाभारत की कथा जिसमें वर्णित है। तो आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ी बोली है। छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की है, पश्चिमी हिंदी की है, पहाड़ी हिंदी की है? क्या उत्तर होगा? बिल्कुल ठीक, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोली है। और पूर्वी हिंदी किसके अंतर्गत आती है? अर्धमागधीय अपभ्रंश के अंतर्गत। फिर है उद्यम और निर्मल का विलोम। हमने 2 प्रश्न एक साथ यहाँ टीजीटी के सम्मिलित किए हैं। ठीक है, कम समय में अधिक प्रश्न आपके हो पाए। तो उद्यम और निर्मल का विलोम, तो उद्यम का विलोम है आलस्य और निर्मल का विलोम है मलिन। दोनों की उत्तर है। फिर है आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन किसका है? आत्महत्या के विरुद्ध पढ़ा है? बिल्कुल, रघुवीर सहाय का है। रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय कौन है? द्वितीय तार सप्तक के प्रमुख कवि हैं। द्वितीय तार सप्तक में इन्हें स्थान मिला है और इनकी रचनाएं सीढ़ियों पर धूप में, हंसो हंसो जल्दी हंसो और लोग भूल गए हैं, ये रघुवीर सहाय की रचनाएं हैं। तो आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, सीढ़ियों पर धूप में और लोग भूल गए हैं, ये इनकी प्रमुख रचनाएं। कमल नयन में समास होगा। देखिए ऐसे प्रश्न मैंने रखा है, इसमें 2-2 समास हो सकते हैं। कमल नयन, तो कमल नयन यदि बहुव्रीहि न दिया होता तो कमल नयन में कौन सा समास है? कर्मधारय। किंतु कर्मधारय यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया है, तो आपका उत्तर क्या होगा? बहुव्रीहि। कमल के समान नयन है जिसके, अर्थात श्री राम। श्री राम को माँ कौशल्या कमल नयन के नाम से संबोधित करती थी। इसका उल्लेख राम की शक्ति पूजा में निराला जी ने किया है। राम जी स्मरण करते हैं कि मेरी माँ मुझे कमल नयन कहती थी, एक कमल जो चुरा लिया था माँ दुर्गा ने शक्ति स्वरूपा, तो उसकी जगह पर अपना एक बाण निकाल करके आंख पे रख दिया कि मैं इस आंख को, जो कमल नयन जो मेरी माँ कहती थी, समर्पित करूंगा। आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु ने अपना बलिया वाला व्याख्यान दिया था, किस सन में दिया था? यह प्रश्न देखिए पूछा गया है टीजीटी में, और प्रारंभ में मैंने अभ्यास के लिए कहा था कि कैसे पढ़ना है।
6 से लेकर के और इंटर तक की जो पुस्तकें हैं उसमें जो जो पाठ हैं उन पाठों को, उनसे संबंधित कवियों और लेखकों के जीवन परिचय को और उनसे संबंधित रचनाओं को याद करना है, लिखना है, नोट्स बनाना है। अब ये प्रश्न सीधे अगर पढ़ा रहे हैं आप इंटर में तो आपको पता है, भारतेंदु ने अपना बलिया वाला व्याख्यान का नाम क्या है, किस जो है निबंध के नाम से जाना जाता है? भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, फर्स्ट ईयर में है और यह सन 1884 ईस्वी में दिया गया था। ठीक है, सन 1884 ईस्वी में बलिया के ददरी मेले में। फिर जाति विलास के रचयिता कौन है? जाति विलास, रस विलास, भाव विलास, भवानी विलास, रस भाव भवानी, रस भाव भवानी, जाति, कुशल और इन सब में विलास जोड़ दीजिए। इन सब के रचनाकार देव हैं। कौन है? देव। रस विलास, भाव विलास, भवानी विलास, जाति विलास, कुशल विलास, इन सब के, इसके अतिरिक्त सुजान विनोद और सुमित विनोद के भी रचनाकार कौन है? देव। उत्तर क्या होगा? देव। तो जो प्रमुख रीतिकालीन कवि हैं उनकी रचनाओं को आपको कंठस्थ करना है, याद करना है, बहुत महत्वपूर्ण है। अब अगर आज सुजान हित किसकी रचना है, जैसे सुजान विनोद देव की है, सुजान हित आए तो आप घनानंद लिखेंगे। ठीक है, सुजान नामक नर्तकी से उनका प्रेम था, बाद में सुजान जो है भगवान श्री कृष्ण को मान करके वो आराधना करने लगे, तो सुजान उनकी प्रेमिका नर्तकी भी है और सुजान उनके लिए श्री कृष्ण के लिए भी प्रयुक्त किया उन्होंने अपने काव्य में। आगे बढ़ते हैं, ये प्रश्न इस तरह से बने हैं, पूछे गए, इसलिए इसकी व्याख्या कर रहे हैं। नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नखपत्तल में, ये किसकी पंक्ति है? पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में, ये कामायनी से ली गई पंक्ति है और जयशंकर प्रसाद जी की रचना है कामायनी, 15 सर्गों की। तो उत्तर क्या होगा? जयशंकर प्रसाद। आगे बढ़ते हैं। कभी कभी ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, कामायनी का पहला सर्ग कौन सा? तो चिंता सर्ग है। और अंतिम सर्ग कौन सा है? आनंद सर्ग है। फिर आगे बढ़ते, महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं? तो उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे संत त्रयोगुणा। और यह सूत्र आप याद कर लीजिए, इस पर प्रश्न अवश्य पूछा जाता है, बने हैं, अधिकतर प्रश्न पूछे गए हैं। तो कालिदास उपमा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, अर्थ गौरव के लिए प्रश्न पूछा जाए तो भारवी, पद लालित्य के लिए दंडी, और किसके तीनों गुणों से विभूषित कौन है? तो माघ। घंटा का भी उपाधि किसे दी गई? माघ को। तो महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध है? क्या उत्तर होगा? उपमा। ठीक है, तो रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? यह आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, रूपकों का बादशाह। यहाँ प्रश्न है, उपमा कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध है? तो आगे बढ़ते हैं, सूरदास किस उपन्यास का पात्र है? सूरदास महत्वपूर्ण है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। प्रेमचंद के जो प्रमुख उपन्यास हैं उनके पात्र भी आप देखेंगे। इसी तरह से जैसे चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, जयशंकर प्रसाद के जो नाटक हैं, ध्रुव स्वामिनी, तो उनके भी पात्रों को आपको देखना है, याद करना है, लिखना है, नोट्स बनाना है। तो सूरदास किस उपन्यास का पात्र है? रंगभूमि का। सूरदास मुंशी प्रेमचंद के रंगभूमि का प्रमुख पात्र है। फिर जगत शब्द के चतुर्थी विभक्ति का एक वचन जगते, क्या होगा? जगते। कुछ प्रमुख, बहुत अधिक नहीं है, प्रमुख पूछे जाते हैं शिल्पी में, आप देख सकते हैं। शब्द रूप, धातु रूप, उनकी भी तैयारी करनी है, क्योंकि एक भी प्रश्न न छूटने पाए।
ठीक है। इसी तरह से वर्तमान काल को संस्कृत में क्या कहते हैं, भूत को काल को संस्कृत में क्या कहते हैं, भविष्य काल को संस्कृत में क्या कहते हैं, ठीक है। इनको भी आपको याद करना है, लिखना है, लिख करके अभ्यास करना है, ठीक। आगे कलई खुलना मुहावरे का सही अर्थ है। अब देखिए ऑप्शन इस तरह से रहते हैं, कुछ लोगों को प्रॉब्लम है मुहावरे में, तो कैसे देखते हैं, मैंने इसलिए इसके ऑप्शन भी लिख दिए। कलई खुलना तो रंग उतर जाना। अब यदि आप इस उत्तर को टिक कर देते हैं कि रंग उतर जाना, कलई खुलने का अर्थ है रंग उतर जाना, तो आप अविधा से सोच रहे हैं। और मैंने हर वीडियो में लगभग ये बात कही है, क्योंकि मुहावरे और लोकोक्तियाँ बहुत सी हैं, मैंने उनका वीडियो भी बनाया नहीं है, समयाभाव रहा है, तो इसलिए मैं इन पर थोड़ा सा व्यापक समझा देता हूँ, कह देता हूँ कि आप इनको इस तरह से मत सोचिए, अविधा से नहीं सोचना है। रंग उतर जाना अगर आप उत्तर टिक कर रहे हैं तो अविधा से, क्योंकि कलई खुलना, कलई उतर जाना, लोटे में कलई चढ़ाई जाती है, घड़े में कलई चढ़ाई जाती है, और वह उतर जाती, जब चढ़ाई जाती है तो उतर जाती है उसका विलोम, तो रंग उतर जाना, यह उत्तर अविधा से है, नहीं सही है। फिर आगे है सच्चाई का पता लगना, सच्चाई का पता लगना ये लक्षणा से है। और आगे बढ़ते हैं, क्या इससे भी सटीक कुछ है, तो फिर और सटीक व्यंजना से मिल रहा है कि भेद प्रकट होना। कलई खुलना का जो सटीक उत्तर है, जो अर्थ है, वो भेद प्रकट होना, तो यही इसका सही उत्तर होगा। चमक का गायब होना, ये भी अविधा ही है, चमक का गायब होना, तो अविधा से सोचना नहीं, लक्षणा और व्यंजना से सोचना है, और उस ऑप्शन में जो सबसे सटीक आपको लगे वही उत्तर देना है, बिल्कुल सही होगा, गलत नहीं होगा। आप इस तरह से मुहावरे को चिंतन और मनन के द्वारा तैयार करें, रटना नहीं है। फिर मैं कह रहा हूँ, मुहावरों को कतई रटना नहीं, समझना है, चिंतन करना है, मनन करना है, सीखना है। इस तरह से रट करके नहीं पार लगेगी नहीं। आप रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं, तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। कितने? 3। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। इस पर फिर कभी डिटेल में चर्चा करेंगे। सरल वाक्य जहाँ उद्देश्य और विधेय एक हो या क्रिया एक हो, जैसे वह बाजार जाता है, वह बाजार जाता है, मोहन बाजार गया, सरल वाक्य है। मोहन बाजार गया और अंगूर लाया, कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। और लग जाए या लग जाए, और इसी में जैसे, वैसे, जैसा, वैसा, कि ये लग जाए तो मिश्र वाक्य हो जाता है। किंतु परंतु ये लग जाए तो संयुक्त वाक्य होता है। जैसे संयुक्त वाक्य का कि मोहन बाजार गया और संतरे लाया, उसने पढ़ाई की किंतु असफल रहा, ठीक है। इसी तरह से इसका मिश्र वाक्य का उदाहरण एक, वह लड़का जो बाजार गया अंगूर लाया, तो जो, सो, जैसा, वैसा, यह लग जाए तो मिश्र वाक्य होता है। आगे बढ़ते हैं, फिर कभी इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे, बना देंगे इसका वीडियो तीनों को पहचानने का। और सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलना, मिश्र को संयुक्त में बदलना, संयुक्त को सरल में बदलना, संयुक्त को मिश्र में बदलना, ये सब उसमें सीखेंगे आप। तेजोमय का संधि विच्छेद है, तेजोमय का संधि विच्छेद क्या होगा बताइए? तेजः प्लस मय, तेजः प्लस मय क्या हो जाएगा? तेजोमय। जैसे यशः धंधा यशोदा, यशः धन धरा यशोधरा। फिर मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष हैं। अनुवाद से घबराना नहीं है आपको, बहुत ही सरल अनुवाद पूछे जाते हैं। जैसे राम जाता है, रामः गच्छति, मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष हैं, तो मार्गस्य, मार्ग के क्या हो जाएगा? मार्गस्य, अस्य जुड़ गया तो काकी के हो गया, मार्गस्य दोनों तरफ, दोनों तरफ, उभयतः,
उभयतः वृक्ष हैं, बहुत से वृक्ष हैं तो वृक्षाः, वृक्षाः सन्ति, हो गया उत्तर। फिर आगे पताका का पर्याय नहीं, मैंने इसीलिए यहाँ विभक्ति भी रखा है कि धातु रूप शब्द रूप भी तैयार करना है और छोटे छोटे सरल अनुवाद भी। कक्षा 11 की आप संस्कृत व्याकरण की पुस्तक ले लीजिए, उसमें छोटे छोटे अनुवाद सिखाए गए हैं, लिखे गए हैं, समझ लीजिए उन्हें। ठीक है, आगे पताका का पर्याय नहीं है, 4 ऑप्शन दिए हैं। अब जल्दबाजी में बच्चे अभ्यर्थी क्या करते हैं, पताका का पर्याय नहीं है, नहीं को भूल जाते हैं। इतनी हड़बड़ाहट, इतनी जल्दबाजी, इतना भय रहता है कि कहीं छूट न जाए मेरा, कहीं मेरा चयन न हो पाए, रुक न जाए, तो इसमें नहीं को देख ही नहीं पाते हैं। और देखा झंडा तो समझ में आया पताका का पर्याय से झंडा होता है, लगा दिया टिक ए, और आंसर गलत, 4 नंबर गए आज के हिसाब से। पहले तो इंटरव्यू था। तो झंडा, अब देखिए प्रश्न क्या है, नहीं है, तो आपको ये सावधानी रखना है, साथ साथ सीखते, अभ्यास के साथ ये भी सीखते चलिए कि प्रश्न क्या पूछ रहा है, उत्तर तब देना है। तो झंडा है, निशान भी है, प्रस्तर, प्रस्तर होता है पत्थर, प्रस्तर पत्थर का तत्सम रूप है, तो यही नहीं है, और ध्वज है, तो उत्तर क्या होगा, सी। फिर है राम की गाय काली है, इसमें काली क्या है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या विशेषण। बिल्कुल, काली, लाल, सफेद, काला घोड़ा, लाल घोड़ा, जहां भी ये शब्द आए, नीली, पीली, काली, होशियार, बहादुर, तेज, वो सब क्या हैं, मूर्ख विशेषण। फिर अगला प्रश्न है भवभूति का मूल नाम क्या था। तो भवभूति, उत्तर रामचरित तम जिसका ग्रंथ है, इनका मूल नाम श्रीकंठ था। अगला प्रश्न है प्रिय स्वतंत्र रहो अमृत मंत्र नव भारत में भर दे, किसकी पंक्ति है। तो शिल्पी में इसका उत्तर दिया है जयशंकर प्रसाद, लेकिन यह शिल्पी में भी गलत दिया है। इसका सही उत्तर क्या होगा, वरदे वीणा वादिनी वरदे पढ़ा होगा आपने, और फिर हम वहीं पहुंच रहे हैं कि ये 6वीं या 7वीं क्लास की हिंदी में है, ये पंक्ति दी है कविता। तो अगर आपने उसे देखा है, पढ़ा है, तो आपका उत्तर गलत नहीं होगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है 6 से लेकर के इंटर तक की पुस्तकों का नोट्स, लेकिन अब समय नहीं है, टाइम अब समय निकल चुका है। तो प्रिय स्वतंत्र रहो अमृत मंत्र नव भारत में भर दे, किसकी पंक्ति है, पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला लिख के आगे बढ़ते हैं। फिर है कुमुदिनी, कुमुदुनी का शुद्ध रूप क्या हो। 4 ऑप्शन रहेंगे बहुत क्लोज, कुमुदिनी है, कवित्री है, उज्ज्वल है, ज्योत्सना है, और आपको शुद्ध रूप लिखना रहेगा। ठीक है, गवेषणा है, जिजीविषा है, ठीक है, अधिशासी है। तो अब यहाँ मैंने कहा था कि 10-20 शब्द ही हैं ऐसे कठिन, बस बाकी आपकी तैयारी समझ ली, वर्तनी की हो गई। कुमुदिनी का शुद्ध रूप होगा कुमुदिनी, कुमुदिनी। आगे बढ़ते हैं। पंकज शब्द है, रूढ़, यौगिक, योग, रूढ़। तो रूढ़ पंकज शब्द नहीं कहेंगे। यौगिक 2 शब्दों के मेल से बना हुआ शब्द यौगिक होता है, जो कि ये है पंकज। लेकिन आगे भी ऑप्शन में है कि योग, रूढ़, योग होते हुए जो रूढ़ हो जाए किसी वस्तु विशेष के लिए, तो वह योग रूढ़ होता है। तो यहाँ वस्तु विशेष या व्यक्ति विशेष के लिए, जैसे दशानन, जैसे लंबोदर, लंबा प्लस उदर, लंबोदर और रूढ़ हो गया गणेश जी के लिए, तो योग रूढ़ हो गया। इसी तरह से यहाँ पंकज कमल के लिए रूढ़ हो गया। तालाब में तो बहुत सी जो वनस्पतियां होती हैं पाई जाती, सिंघाड़ा भी होता है, लेकिन सिंघाड़ा को पंकज नहीं कहेंगे। तो यहाँ पंकज योग रूढ़ शब्द है, योग होते हुए रूढ़ हो जाए। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे बिनु नाना, विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। अलंकार पूछ रहा है कौन सा है। तो जहां कारण के बिना कार्य संपादित हो जाए, बिना कारण के कार्य हो, वहां कौन सा अलंकार होता है। बिल्कुल ठीक, क्या लिखेंगे,
विभावना, वहां विभावना अलंकार होता है। ठीक है, अब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि यहाँ क्या है, कारण के बिना कार्य हो रहा है, और जहां कारण उपस्थित होते हुए भी कार्य ना हो। उदाहरण बोले, मेरे नैना सावन भादों फिर भी मेरा मन प्यासा, तो कारण उपस्थित होते हुए भी कार्य ना हो, वहां कौन सा अलंकार होता है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे अगला प्रश्न है, अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के कवि हैं। अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के कवि। इसी तरह से ये भी पूछा जा सकता है कि अद्वैत दर्शन से प्रभावित हिंदी के कवि, या शैव दर्शन से प्रभावित, या जयशंकर प्रसाद किस दर्शन से को मानने वाले कवि रहे। तो पहले तो इस प्रश्न का उत्तर देखिए, अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के कवि कौन है? पंत, सुमित्रानंदन पंत। शैव दर्शन जयशंकर प्रसाद, अद्वैत दर्शन पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और बौद्ध दर्शन के दुखवाद को मानने वाली महादेवी वर्मा, आधुनिक मीरा के नाम से जो जानी जाती है। वामन दास किस उपन्यास का पात्र है? वामन दास, तो वामन दास मैला आंचल का पात्र है। पूछे जाते हैं प्रश्न, मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु का है, आंचलिक उपन्यास। फिर है प्रजा हितैषी नामक पत्र के संपादक थे, तो राजा लक्ष्मण सिंह। प्रजा हितैषी राजा लक्ष्मण सिंह। फिर अगला प्रश्न है, मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। तो प्रश्न यह है कि घर से में कौन सा कारक है? घर से दूर है, ध्रुवम पाय अपादानम, बिल्कुल। कौन सा कारक? अपादान कारक। देखिए इसमें से, घर से जो कह रहा है तो से करण कारक में भी होता है, लेकिन जैसे राम ने रावण को बाण से मारा तो वहां करण कारक बाण से, लेकिन यहाँ दूर के लिए है तो ध्रुवम पाय अपादानम, अलग होने के अर्थ में से आए जब, तो अपादान कारक होता है, इसलिए उसका उत्तर क्या होगा? अपादान कारक, न कि करण कारक। ऑप्शन में दोनों रहेंगे, आपको ठीक उत्तर पहचानना है। फिर है चाक उपन्यास की लेखिका हैं। चाक उपन्यास लेखिका जो महिला हैं उनमें से एक प्रश्न जरूर पूछा जाना है, तो इसलिए उनका अलग आप नोट्स बना लीजिए और अच्छे से तैयार कर लीजिए, बहुत ज्यादा नहीं है। तो चाक उपन्यास की लेखिका, बिल्कुल ठीक आपका उत्तर है मैत्रेयी पुष्पा, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, जिसका जन्म पहले हुआ हो तो अग्रज होता है, जिसका जन्म बाद में हुआ हो अनुज होता है। ठीक है, इसी तरह से अगला प्रश्न है, ई प्रत्यय नहीं है। ऑप्शन है तेली, चमेली, माली, अलबेली। ई प्रत्यय, प्रत्यय बाद में जुड़ते हैं, शब्दांश होते हैं जो बाद में जुड़ करके अर्थ परिवर्तन कर देते हैं। तेली, तेली, तेल है शब्द, ई प्रत्यय जुड़ा है, तेली हो गया। चमेली, आगे बढ़ते हैं। माली, माला होता है, ई प्रत्यय जुड़ गया, माली हो गया, अर्थ परिवर्तित हो गया। अलबेला होता है, अलबेली होता है, तो अलबेला और ई प्रत्यय जुड़ गया तो अलबेली। इसका मतलब चमेल नहीं होता है शब्द, न चमेला होता है, तो चमेली में ई प्रत्यय नहीं है, आपका यही उत्तर होगा। ठीक है, देखने में आपको लग रहा है कि सब में बड़ी की मात्रा है, ई, तेली, चमेली, माली, अलबेली, सब में ली है, लेकिन प्रत्यय को अलग करने के बाद जो शब्द बचता है वो सार्थक होना चाहिए, शर्त है। उपसर्ग भी सार्थक शब्द, उपसर्ग को अलग कर ले, सार्थक शब्द बचे, और यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो उसमें प्रत्यय या उपसर्ग नहीं है, यही पहचान है। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन का विलोम है वर्तमान, अर्वाचीन,
समीचीन, नवीन। देखिए इस तरह के प्रश्न। प्राचीन, अगर प्रश्न होता नवीन का विलोम है तो नवीन का विलोम 101% क्या लिखते आप? 100% प्राचीन। लेकिन प्राचीन का विलोम है तो आप नवीन नहीं लिखेंगे। अब देखिए वर्तमान कहेंगे या अर्वाचीन कहेंगे या समीचीन कहेंगे? बिल्कुल ठीक, उत्तर बी होगा, अर्वाचीन, नवीन नहीं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ अगर इस पे लगाते हैं तो आपके गए 4 नंबर। पितरौ शब्द में कौन सा समास है? पितरौ। अब विग्रह करेंगे तो माता च पिता च। अब चा आया है बीच में तो सूत्र है च अर्थे द्वंद्वः, यानी कौन सा समास है? द्वंद्व समास। हिंदी में माता और पिता। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, वाक्य है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, या इनमें से कोई नहीं। देखिए हमने कहा कि थोड़ा सा और आप सीख लें। प्रश्न पूछा गया है, पीजीटी का है यह। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, तो की आया है यहाँ, की आए, जैसे आए, इसलिए आए। तो उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, वाक्य कैसा है? मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य। अब अगर यहीं पर होता उसने कहा मैं घर जाऊंगा और वह चला गया, उसने कहा मैं घर जाऊंगा और वह चला गया, संयुक्त वाक्य है। ठीक, उसने कहा मैं घर जाऊंगा, उसने कहा मैं घर जाऊंगा किंतु मुझे डर लग रहा है, अंधेरा है रास्ते में, तो किंतु लग गया तो भी क्या है? ये संयुक्त वाक्य है। और उसने कहा, उसने नहीं, वह घर जाता है, सरल वाक्य है। फिर अगला देखिए प्रश्न, पर्यंत और पर्यंक के अर्थ भेद बताइए। शब्द युग्म से संबंधित है। शब्द युग्म के 2 वीडियो पड़े हैं, आप उनका अवलोकन कर सकते हैं, वहां आपको ये मिल जाएगा। और अति महत्वपूर्ण शब्दों को वहां संकलित किया है। तो पर्यंत होता है तक, जीवन पर्यंत जैसे कहते हैं, तक, जीवन तक, पूरे आजन्म। और पर्यंक होता है पलंग, दोनों के अलग अलग अर्थ हैं। पलंग, तो पर्यंत तक और पर्यंक पलंग। प्लाट का मोर्चा रिपोर्टाज के लेखक हैं। प्लाट का मोर्चा शमशेर बहादुर सिंह का रिपोर्टाज है। अगला प्रश्न, उसने कहा था का मुख्य पात्र है। उसने कहा था प्रसिद्ध कहानी है, पूछी गई है कि इसकी विधा क्या है, तो कहानी। लेखक कौन है? पंडित चंद्रधन शर्मा गुलेरी। और इसका प्रमुख पात्र है लहना सिंह, लहना सिंह। आगे, कीचड़ उछालना का सही अर्थ है, और हमने सब ऑप्शन लिखे हैं इसीलिए कि आप सीख सकें यहीं पर मुहावरा। कीचड़ उछालना, अविधा से अर्थ निकालेंगे तो कीचड़ हाथ में लिया और उछाल दिया, लेकिन यही पहले में दिया है मल फेंकना। दूसरा है दूसरे के कपड़े गंदे करना, ये भी ठीक नहीं है। और आगे बढ़ते हैं, सोचते हैं बदनाम करना। चलिए आगे बढ़ते हैं, दलदल में फंसना। तो दलदल में फंसना तो कोई मतलब नहीं कीचड़ उछालना, दलदल में फंस गए तो क्या कीचड़ इसमें उछला। मल फेंकना अविधा से अर्थ है, या दूसरे कपड़े गंदे करना, ये दोनों अविधा से निकल रहे हैं कि कीचड़ उछाला, दूसरे कपड़े गंदे हो गए, सीधी सीधी अविधा से निकल रही बात नहीं। इसका मतलब सटीक उत्तर क्या होगा? बदनाम करना। कीचड़ उछालना का मतलब शाब्दिक अर्थ अगर देखा जाए अविधा से, तो दूसरे कपड़े गंदे करना, दूसरे को मैला करना, दाग लगाना। और बदनाम करना जो है इसका अब लक्षणा से जो अर्थ निकलेगा कि कीचड़ उछालना का तात्पर्य यही है कि चरित्र पर दाग लगाना, उंगली उठाना, चरित्र पर दाग लगाना। तो मूल भाव ये होगा कि बदनाम करना। ठीक है, सीधे अर्थ आपको नहीं निकालना है, समझ में आ जाएगा। आप पढ़िए एक बार टॉपिक को, ठीक है। और कोई अगर समस्या है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में।
नारी पात्र मधुलिका किस कहानी की पात्र है? मधुलिका बहुत प्रसिद्ध है। फिर वही बात, 6 से लेकर इंटर तक पुस्तक। पुरस्कार कहानी है, किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। तो उत्तर आपका होगा पुरस्कार। वर्तनी भी ध्यान रखिए, पुरस्कार नहीं होता, पुरस्कार। आगे, वामा कुलस्याधया में वामा का अर्थ है वामा, वामा। तो इसका अर्थ जो है अभिज्ञान शाकुंतलम के 4थे अध्याय का अंतिम श्लोक। तो वामा कुलस्याधया में वामा का अर्थ है विपरीत आचरण करने वाली स्त्री। विपरीत आचरण करने वाली स्त्री, ये पीजीटी का प्रश्न है। फिर है माधव हम परिणाम निराशा पंक्ति है, किसकी पंक्ति है ये बताना है। माधव हम परिणाम निराशा वो स्वामी तुलसीदास की है, विनय पत्रिका से ली गई है। और ये पूछा जाए कि विनय पत्रिका की भाषा क्या है, पूछा ही गया है, पूछा जाए क्या, तो आप क्या लिखेंगे? ब्रजभाषा, रामचरितमानस की भाषा अवधि। तो माधव हम परिणाम निराशा पंक्ति किसकी है? गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास, किससे? विनय पत्रिका, ब्रजभाषा। आगे बढ़ते, नीर भरे नित प्रति कहाँ है? ताऊ न प्यास बुझाए। हमने कहा बता देते हैं, आपको परेशानी होगी, देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। देखिए, कारण उपस्थित होने के बाद भी कार्य नहीं हो रहा है। अभी चर्चा हुई थी, मैंने दिया था एक, नीर भरे नित्य प्रति रहाए तऊ न प्यास बुझाए। कारण उपस्थित है और कार्य नहीं हो रहा है संपादित। तो यहाँ विभावना का उल्टा है। विभावना में क्या है? बिना कारण के कार्य संपादित हो। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार पूछा जा रहा है? तो उत्तर आपका होगा विशेषोक्ति, जो विभावना का उल्टा होता है, विशेषोक्ति। मैं यही लिख रहा हूं। विशेषोक्ति। आगे है अद्रि, शब्द का अर्थ है अद्रि। तो अद्रि का क्या है? गीला है, बर्फ है, पर्वत है, या इनमें से कोई नहीं। हिमाद्रि तुंग संग से समुज्ज्वला प्रभाव। तो अद्रि शब्द, हिमाद्रि, हिम माने बर्फ होता है, अद्रि माने क्या होता है? पर्वत, हिम का पर्वत, हिमालय। तो अद्रि का तात्पर्य क्या है? पर्वत। पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, भव निबंध के लेखक हैं। भव, नाक, भव, मोक्ष, बुढ़ापा आदि, ये सब निबंध किसके हैं? पालक। हाँ, बिल्कुल ठीक, पंडित प्रताप नारायण मिश्र। फिर आगे है समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? समस्या पूर्ति भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, किस युग की है समस्या पूर्ति? बिल्कुल ठीक, भारतेंदु युग। भारतेंदु युग। फिर है कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? कभी कभी इसके विपरीत भी प्रश्न पूछा जा सकता है, पहले इसका उत्तर बता देते हैं। तो कबीर को वाणी का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक। फिर प्रश्न इस तरह से बन सकता है, पूछा गया है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर किसे कहा है? तो उत्तर आपका होगा कबीर। फिर क्या उत्तर होगा? कबीर। ध्यान रखिए दोनों, इधर कबीर, उधर हजारी प्रसाद द्विवेदी, वाणी का डिक्टेटर। जैसे चाहे वैसे जो है अपने बात को कह दिया है। किसने? कबीर ने। एक और अजगर लख, एक और मृगाए, विकल बटो ही बीच ही पर मूर्छा खाए। इसमें कौन सा रस है? पूछा जा रहा है कौन सा रस है? रस क्या है? एक और अजगर है लख, एक और अजगर है, और एक और मृगराय, एक और मृगराय सिंह कहते हैं, एक और सिंह, एक और अजगर, बट वही जा रहा है रास्ते में। तो दोनों तरफ जब देखा कि मौत खड़ी है सामने, इधर बढ़ते हैं तो अजगर खा लेगा और उधर बढ़ते हैं तो शेर,
तो विकल बटो ही बीच ही, इस तरह से वह पथिक व्याकुल होकर के और मूर्छा खा करके गिर गया। तो कौन सा रस है? भयानक। भय हो रहा है, भयानक रस। किस कवि की वाणी नारिकेल फल के समान है? किस कवि की वाणी नारिकेल फल के समान कही है? क्या उत्तर होगा? बिल्कुल ठीक, भारवी। भारवी बताया था जब आपने संस्कृत साहित्य पढ़ा सीखा होगा। भारवी का कौन सा ग्रंथ है, रचना क्या है इनकी? किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम का अंगिरस क्या है? वीर। और किसने कहा है, अगर ये प्रश्न बने, देखिए दो दो तीन तीन प्रश्नों के एक साथ उत्तर, किसने कहा है इन्हें कि नारिकेल फल? तो मल्लनाथ ने। किसने? मल्लनाथ ने। ठीक। और किरातार्जुनीयम बृहत्त्रयी के अंतर्गत आती है। मोहिका हासेस की कोहरही किसने कहा था? मोहिका हासेस की कोहरही, तो ये किसने कहा है और किससे कहा है? तो यह कथन जायसी का है। शेरशाह सूरी से, शेरशाह से कहा था। दरबार में जब पहुंचे तो देख करके सम्राट ने हंस दिया, तो प्रश्न पूछ लिया। क्योंकि ये थे वैसे कुरूप, एक आंख भी नहीं थी, तो ये देख करके इनके झुके हुए थे, कुबड़ भी था, तो ये देख करके शेरशाह को हंसी आ गई। तो जायसी ने पूछा, मोहिका हंसे इसकी कोहरे, मुझे हंस रहे हो कि बनाने वाले को हंस रहे हो, रचनाकार को? मौन हो गया शेरशाह और बहुत सम्मान दिया था। निबंध गद्य की कसौटी है किसने कहा? निबंध गद्य की कसौटी है, यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। जिस प्रकार कविता या काव्य कवियों की कसौटी है, उसी प्रकार से निबंध गद्य की कसौटी है। पूरा कथन ये है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, किसका कथन है? कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। बिल्कुल याद रखिए, मैंने इस पर वीडियो बनाया है काव्य लक्षण पर। तो कविता हमारे, किसने किसने क्या कहा है काव्य के विषय में, आपको एक जगह मिल जाएगा। चाहे वो पाश्चात्य का हो, चाहे आधुनिक कवियों का कथन हो, चाहे रीतिकालीन कवियों का हो, चाहे संस्कृत आचार्यों का। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, यह कथन बिल्कुल ठीक पंत का है। पंत। आगे बढ़ते हैं। पुल्लिंग शब्द नहीं है, इस पर मैं कई बार चर्चा कर चुका हूं कि शब्द को वाक्य में बना दीजिए, फिट कर दीजिए, पता चल जाएगा स्त्रीलिंग है पुल्लिंग। पहले विचार कर लेते हैं बनावट, तो इसकी बनावट अच्छी नहीं है, इसकी बनावट अच्छी नहीं है, तो यही स्त्रीलिंग शब्द है। पुल्लिंग नहीं है तो स्त्रीलिंग है बनावट। आगे देख लीजिए, विचार करना चाहे तो छाता, छाता टूट गया, टूट गई नहीं कहते हैं, छाता टूट गई, तो सीधे पुल्लिंग हो गया। सूर्य अस्त हो गया, अस्त हो गई नहीं कहते हैं, ये सूर्य निकला, पूरब में निकलता है, निकलती है नहीं कहते हैं। फिर अमरूद, अमरूद बहुत मीठा है, मीठी नहीं कहते, जलेबी मीठी है, अमरूद बहुत मीठा है। अमरूद सड़ गया है, तो पुल्लिंग शब्द है। आगे बढ़ते हैं। सुमेलित की, जिस पर इस तरह से भी प्रश्न बनते हैं, तो कालिदास माघ, भवभूति और दंडी एक तरफ दिए हैं, दूसरी तरफ उनकी रचनाएं हैं 10 कुमार चरितम, अभिज्ञान शाकुंतलम, शिशुपाल वधम और उत्तर रामचरितम। और आपको सही सुमेलित करना है, तो सही पता होगा तो सही सुमेलित कर पाएंगे। और पता है आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, करते जाइए, क्योंकि एक सीट बिल्कुल छीननी है, दिमाग में यही रखिए, छीननी है। 14 घंटा से 16 घंटा आप जितना समय है आप दे दीजिए, पूरी तरह से झोंक दीजिए पूरी शक्ति। तो कालिदास, कालिदास की रचना बहुत प्रसिद्ध है, अभिज्ञान शाकुंतलम, मिला दिए। ये पूछा गया प्रश्न है, मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा है। माघ,
तो माघ का कौन सा है? शिशुपाल वधम। भवभूति उत्तर रामचरितम आप सुन रहे हैं। और दंडी 10 कुमार से, दंडी 10 दंडी, मैंने कहा था सूत्र, संकेत, ट्रिक, 10 दंडी यानी 10 कुमार चरितम दंडी का है। और शेष यही बचा तो फिर ऐसे लगा देंगे। तो संकेत से याद रखें, ऐसे याद रखें, याद होना चाहिए, याद ही नहीं होना चाहिए, सही उत्तर होना चाहिए एग्जाम में। और सही उत्तर ही नहीं होना चाहिए, सफलता मिलनी चाहिए, यही आपका उद्देश्य हो। तो पढ़ते रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें।